नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसके सभी कार्यालयों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बोर्ड के क्रियाकलापों से जुड़े कार्यालयों में हड़ताल पर प्रतिबंध है। राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अति आवश्यक सेवा घोषित किया गया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, गृह विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है अभिषेक, और रेशमा जो है वो लगाया गया है। राजस्थान इमरजेंसी सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1970 के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि 31 जुलाई 2022 तक कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसका कार्यालय अजमेर में है, इसके साथ ही उसके और दूसरी जगह जहां भी कार्यालय है उनके कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही बोर्ड की गतिविधियों से संबंधित जो दूसरी सेवाएं हैं उनके कर्मचारी भी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। देखिए, ये इसलिए रेशमा लगाया गया है क्योंकि आगामी दिनों में बोर्ड परीक्षाएं होनी है। 24 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं जो है वो शुरू होंगी, उसकी तैयारियां करनी है, और उसके बाद तकरीबन 1-1.5 महीने तक ये परीक्षाएं चलती है बोर्ड की। इसलिए जो है ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही चलिए, तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात रफ्तार के कहर की, जहां डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसे में एक परिवार उजड़ गया। वहीं चूरू में तेज रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली। 2 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, डूंगरपुर और चूरू। बात पहले डूंगरपुर की करते हैं। यहां पर भीषण सड़क हादसा सामने आया। इस हादसे में एक परिवार उजड़ गया। पति, पत्नी और बेटी की मौत हो गई। चितरी इलाके में कार ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। वहीं चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के नेशनल हाईवे 11 गांव गुसाईसर के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। चारों युवक झुंझुनू जिले के नवलगढ़ से बोरिंग मशीन लेकर आ रहे थे। तभी बोरिंग मशीन वाहन को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर कोटा से है, जहां स्कूली छात्रा की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग तेज होती जा रही है। इसे लेकर आज जवाहर नगर इलाके में रैली निकाली गई। इस दौरान हॉस्टल एसोसिएशन, कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों सहित व्यापारियों और कई सामाजिक संगठनों ने रैली निकाली और आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोटा बंद कर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि छात्रा की हत्या को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। भी हॉस्टल एसोसिएशन है, उनके तत्वाधान में आज हमने ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और कोटा के जितने भी प्रबुद्ध व्यापारिक संगठन हैं सब में इसमें रोष व्याप्त है। आईजी साहब को भी हम ज्ञापन देके आए और हमने स्पष्ट शब्दों में कहा अगर कल शाम तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो परसों कोटा बंद कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आरोपी टीचर का पता बताने पर इनाम की घोषणा की गई है। निजी कोचिंग संस्थान ने इनाम की घोषणा की है। अगर आरोपी का कोई पता बताता है तो उसे 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। आरोपी गौरव जैन पर कोटा पुलिस पहले ही 10,000 का इनाम रख चुकी है। यह जानकारी सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने दी। अब बात अलवर की, जहां बहरोड में नेशनल हाईवे पर आज श्रद्धालुओं ने जाम लगा दिया। दरअसल सभी श्रद्धालु बस में बैठकर भीलवाड़ा से हरिद्वार अस्थियां विसर्जन करने जा रहे थे। इसी दौरान बहरोड में नेशनल हाईवे पर रात करीब 2 बजे बस के दोनों टायर फट गए।
और करीब 15 घंटे गुजरने के बाद भी दूसरी बस का इंतजाम नहीं किया गया, जिसके बाद आज शाम करीब 5 बजे श्रद्धालुओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया। बहरोड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए जल्द दूसरी बस का इंतजाम करवाने का आश्वासन दिया और जाम खुलवाया। यहाँ पे बेटे हैं, टायर दोनों मतलब गाड़ी के एक साइड के दोनों टायर फूट गए हैं, ठीक है ना। 2 बजे बाद हमने इनको पूछा ड्राइवर लोगों को भाई हमें कब तक गाड़ी आ जाएगी, नहीं तो हम दूसरी गाड़ी पकड़ के जाए। तो इन्होंने बोला सुबह 8 बजे नई गाड़ी आ जाएगी, आपको ये गाड़ी ठीक नहीं होगी तो दूसरी गाड़ी आ जाएगी। नहीं तो गाड़ी आई है, नहीं हमारे खाने पीने की सुविधा है, नहीं फोन चार्ज भी इस गाड़ी के अंदर नहीं हो रहा है। हरिद्वार जा रही है, तो कब से खराब है गाड़ी रात के 2 बजे से यहाँ खड़ा है। राजसमंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी महिलाओं ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मिनी केंद्र होता है तो उससे 1000 की जनसंख्या है, 500 की है, तो भी हमारे 3 का काम हम अकेले करते हैं और हमारी मांगे आज दिन तक कभी पूरी नहीं हुई। पेमेंट भी हमको इन लोगों से कम ही दिया जाता है। हमने मांगे रखी बहुत बार, उसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान भी नहीं दिया है। रिटायर्ड हो रही है ना, उनको रिटायर्ड होने के बाद कोई मुआवजा मिल रहा है ना, उनको पीछे वाली पेंशन दे रहे हैं, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके अलावा भी जो हमारा मानदेय हैं वो भी हमें बढ़ा के नहीं दे रहे हैं, न स्थायीकरण कर रहे हैं, न कुछ, बस जो है उसी में चला रहे हैं। खबर अलवर जिले से है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस बदमाशों के कब्जे से 1 करोड़ से अधिक की कीमत के 227 नए एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 3 देसी कट्टे और कारतूस बरामद किए। वहीं पुलिस बदमाशों से अब पूछताछ कर रही है। पुलिस को पूछताछ के दौरान इन बदमाशों से कई बड़ी वारदातों के खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक तीनों ही बदमाश बड़े ही शातिर हैं और कम समय में जल्दी पैसा कमाने के लालच में यह लोगों के साथ वारदातों को अंजाम देते थे। पहले भी ये लोग कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। थाना मालाखेड़ा पे एडिशनल एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में सीओ अमित कुमार और एसएचओ राजेश मीणा और उनकी पूरी टीम को मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली कि एक संदिग्ध गाड़ी है जिसमें हथियारों से लैस बदमाश जो हैं वो आ सकते हैं। नाकाबंदी के दौरान इस स्विफ्ट गाड़ी को पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 227 ओप्पो के न्यू फ़ोन्स जो अभी सीरीज़ 7 के जो अभी लॉन्च भी नहीं हुए हैं मार्केट में 5G के, वो मिले और 3 अवैध हथियार मय कारतूस भी उस गाड़ी में मिले उन तीनों से। खबर जयपुर से है, जहां एक आईपीएस ऑफिसर की बिंदौरी पुलिस के पहरे में निकाली गई। गांव भगतपुरा जयसिंहपुरा निवासी आईपीएस सुनील कुमार धनवंता के लिए प्रशासन ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस के कई जवान आईपीएस दूल्हे के साथ चलते नजर आए। दरअसल सूरजपुरा गांव में पूर्व में दलित दूल्हों की बिंदौरी के दौरान घटनाएं हो चुकी थी, लिहाजा जिला प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी थी। और अब बात पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे की। जगदीप धनखड़ ने सालासर धाम पहुंचकर सालासर बालाजी के दर्शन किए। जगदीप धनखड़ ने पूजा अर्चना कर विश्व में शांति के लिए प्रार्थना की। सालासर पहुंचने पर पुजारी परिवार के सदस्यों ने माल्यार्पण कर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का माला पहनाकर स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि सालासर आने से उन्हें आनंद की अनुभूति हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की बदलती तस्वीर को आज हर व्यक्ति देख रहा है। 4 धाम का स्वरूप बदला है। केंद्र सरकार धार्मिक केंद्रों को बढ़ावा दे रही है। भारत की बदलती तस्वीर को सब देख रहे हैं। 4 धाम का जो विकास हुआ है
वो ऐतिहासिक है। पहली बार देश में धार्मिक स्थानों पर जो विकास हो रहा, जो महत्व दिया जा रहा है, वो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गंगानगर शुगर मिल कर्मचारी संगठन का मानना है कि नई आबकारी नीति से सरकार को राजस्व का नुकसान होने की आशंका है। इसके लिए नीति बनाने वाले अफसरों पर संगठन ने निशाना साधा। संगठन के संयोजक ने कहा कि इससे प्राइवेट मदिरा सप्लायर्स को लगभग 105 करोड़ का सीधा फायदा पहुंचाया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि नई आबकारी नीति में सरकार के अतिरिक्त राजस्व को सीधे तौर पर चोट पहुंचाई गई है। संगठन ने नई आबकारी नीति में संशोधन की मांग की है। साथ ही ये भी मांग की है कि देसी मदिरा का निर्गम पहले की तरह RSGSM के पास रखते हुए विदेशी मदिरा का निर्गम कार्य भी RSGSM को दिया जाए। चीनी बनाने का काम करती थी, साथ साथ मदिरा का निर्माण भी कार्य कर रही थी। मदिरा निर्माण के साथ साथ मदिरा मतलब शराब के निर्माण के साथ साथ उसका इशू का काम भी गंगानगर शुगर मिल करती आई है। अचानक से 2022-23 में जो आबकारी नीति बनी। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में सीमा सुरक्षा बल की 34वीं वाहिनी का 35वां स्थापना दिवस राइजिंग डे के रूप में मनाया गया। राइजिंग डे कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों सहित अन्य कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर स्थित 34वीं वाहिनी के मुख्यालय कैंपस में राइजिंग डे का कार्यक्रम मनाया गया। इसमें 34वीं वाहिनी के अधिकारी और कार्मिक परिवार सहित उपस्थित रहे। राइजिंग डे कार्यक्रम में जवानों ने देशभक्ति गीत, पंजाबी, संभलपुरी, राजस्थानी और हरियाणवी संस्कृति के कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कृषि बजट पर मुख्यमंत्री बोले, किसानों की राय के बाद ही बजट आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कैसे होगी दोगुनी आमदनी, सरकार इसकी पहल कर रही है। इसके बारे में कई तरह के चर्चाएं तो शुरू से होती रहती है कि अन्नदाता में रहे किसान, बगैर खेती के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता, सब बातें करते हैं। तो उसमें आ गया कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 22 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, और अभी तक शायद वो पूरी तरह हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। हम लोग भी चाहेंगे कि आमदनी कैसे बढ़े, कैसे मजबूत हो किसान, और इसीलिए सरकार ने कई योजनाएं लगातार लागू की जा रही है। इसमें आप लोग तो भागीदार रहते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ विभाग में काम भी करते हैं। अभी हमने पहली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश करने का और उसी में हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। 23 तारीख को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि एक पहला प्रयास अच्छा शुरुआत हो रही है, कुछ कमी भी रह सकती है उसके अंदर। प्रदेश में एक बार फिर राजस्थानी भाषा को राजभाषा घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसे लेकर बीजेपी गहलोत सरकार के पाले में गेंद डाल रही है, तो कांग्रेस केंद्र के पाले में। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विधायक बलवान पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग की है। तो कांग्रेस ने कहा कि वो भी राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के पक्ष में है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि हमने प्रस्ताव पारित करके भी केंद्र को भेजा है, ये केंद्र सरकार का विषय है। साथ ही केंद्र के पाले में गेंद डालते हुए सवाल भी पूछा कि आखिर केंद्र सरकार राजस्थानी भाषा को मान्यता क्यों नहीं दे रही है। ये हम भी चाहते हैं, हमने प्रस्ताव पारित करके भी भेज रखा है, लेकिन ये केंद्र का विषय है।
तो केंद्र का विषय है तो केंद्र क्यों नहीं करता। हमने तो विधान परिषद का भी सर्वसम्मति से 3 बार प्रस्ताव पारित कर करके भेज दिया, उसका भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको तो केंद्र वालों को तो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, CBI, ED, इनकम टैक्स, इस तरीके की बातें चाहिए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखी चिट्ठी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा है, राजस्थान की मातृभाषा दुनिया की समृद्धतम भाषाओं में से एक है और यह न सिर्फ हमारी परंपरा और सांस्कृतिक पहचान है बल्कि हमारी भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने से विश्व स्तर पर मरुभूमि को पहचान मिलेगी, साथ ही रोजगार और पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 से खासी और गारो भाषा, सिक्किम राज्य में सिक्किम भाषा अधिनियम 1977 से भूटिया, लेप्चा और नेपाली भाषा और पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल राजभाषा अधिनियम द्वितीय संशोधन बिल 2018 के जरिए खमतपुरी राजवंशी भाषा को भी बिना संवैधानिक मान्यता के राजभाषा घोषित किया गया है। वहीं वसुंधरा राजे के बाद विधायक बलवान पूनिया ने भी राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाने को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि राजस्थानी अपने ही प्रांत में आज बेगानी वाणी हो गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थानी अनिवार्य नहीं होने से दूसरे प्रांतों के अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों में चयनित हो रहे हैं। रीट में सिंधी, संस्कृत, उर्दू अनिवार्य है लेकिन राजस्थानी नहीं। अपनी मातृभाषा को शामिल नहीं करना युवाओं के साथ अन्याय है। बलवान पूनिया ने यह चिट्ठी लिखी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डिजर्ट फेस्टिवल के आखिरी दिन बरमसर गांव में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सिंधी हॉर्स एसोसिएशन की ओर से इस घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। गिल्फ घुड़दौड़ में 6, मादरी में 7, छोटी रेवाल में 32 और बड़ी रेवाल में 7 घोड़े शामिल हुए। प्रतियोगिता 4 श्रेणियों में आयोजित की गई। नॉर्मल स्पीड मादरी में मध्यम गति से, छोटी रेवाल में 30 से 35 की गति और बड़ी रेवाल में 40 की गति से घोड़े दौड़ाए गए। गिल्फ घुड़दौड़ में दिनगिरी पहले, कान सिंह टेढ़ा सेकंड, स्वरूप केवलिया तीसरे स्थान पर रहे। मादरी घुड़दौड़ में भंवर सिंह भाटी पहले, नारायण सिंह चौधरी दूसरे और दुर्ग सिंह भाटी तीसरे स्थान पर रहे। छोटी रेवाल घुड़दौड़ में वसीम पहले, भाकर सिंह परमार दूसरे और अलार खां तीसरे स्थान पर रहे। बड़ी रेवाल घुड़दौड़ में खारा रूप सिंह पहले, वसीम द्वितीय और अनवर खां तीसरे स्थान पर रहे। इस दौरान विजेताओं को सम्मानित किया गया। देखें कि सैकड़ों घोड़े इस बार आए और राजस्थान पूरे से तो आते ही हैं। अब की बार गुजरात और महाराष्ट्र, MP से भी घोड़े आए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक जैसलमेर के अंदर ये नस्ल जो बच गई है, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर, तो ये जब आपस में लोग मिलेंगे और इस नस्ल का सुधार होगा। और कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान से घोड़े इंपोर्ट करा सकें, क्योंकि अभी तक जो फीमेल्स हैं घोड़ों की, मेज, वो हमारे यहाँ पे जैसलमेर बाड़मेर में बहुत अच्छी नस्ल की बची हुई हैं। यहाँ पे जो रोमांचकारी घुड़दौड़ हुई, कई प्रतियोगिताएं हुई, उसके लिए मैं आयोजन समिति के और उनकी जो पूरी टीम है उसको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें एक अच्छा। 4 दिन से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव का आज समापन हो गया।
मरु महोत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मरु महोत्सव का समापन सम के मखमली धोरों में हुआ। समापन समारोह में ऊंट रेस की प्रतियोगिता हुई, जिसमें ऊंटों पर कलाकारों ने सवार होकर शानदार प्रस्तुतियां दी। मरु महोत्सव के चौथे दिन मौके पर पहुंचकर हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने महोत्सव का जायजा लिया। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2022 का कार्यक्रम चल रहा है और समापन आज सम के मखमली धोरों में होगा। हम इस वक्त खड़े हैं सम पर। सम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ कलाकार अपनी ऊँटों पे प्रस्तुतियाँ देंगे, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा और ऊँट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। रेगिस्तान के जहाज़ 75 ऊँटों की प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। लोगों में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भीड़ है और जैसलमेर के एसपी भवर सिंह नाथावत, तमाम कई अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पहुँच गए और कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लोगों में उत्साह का माहौल है। हमारे साथ यहाँ के पर्यटन व्यापारी हैं, वैसे ही हैं, उनसे सर से बात करते हैं। सर, क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या? सबसे पहले तो मैं आप सभी का सम कैंप एंड रिजॉर्ट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। विगत 1.5 वर्ष से सोसाइटी द्वारा मरु महोत्सव के अंतिम दिन कैमल रेस का जो ये कार्यक्रम है ये किया जाता है। उसी कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।